हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज पवार एक बार फिर मिशन रीड में आपके साथ भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, अभी बहुत जल्दी वो चल रही थी पे आने वाली है, क्योंकि हमारे दो ही टॉपिक हिस्ट्री से बचे हैं शेष, जिसमें से सेकेंड लास्ट टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूँ आपके साथ। बड़ा टॉपिक है, 2-4 वीडियो में भी बन सकते हैं इसके। कोशिश यही करूंगा कि छोटे छोटे पार्ट में बांट करके हम पढ़ें, ताकि वीडियोस भी हम पूरा देखें और वो कंटेंट जो क्रम से रिलेटेड है वो स्टेप बाय स्टेप हम इजी वे में समझ सकें। तो देखिएगा, इसके बाद में एक और टॉपिक हमारा शेष रहता है, उसको भी लेकर के आऊँगा और इस क्रम में हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज है पूरी हो जाएगी। पॉलिटिकल की सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है, एक नई सीरीज हम राजस्थान की भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो भी वीडियो आपके बीच में होंगे। और साइकोलॉजी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उसे भी मैं लेकर के आऊँगा आपके साथ में। तो प्रयास यही है कि रीट का पूरा सिलेबस कवर करें हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक ही चैनल पे, एक ही जगह पे आपको रीट से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस क्लियर हो जाए और कहीं किसी और जगह पर या किसी और रेफरेंस बुक की आपको आवश्यकता न पड़े। इसी प्रयास के साथ मैं मनोज पवार अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है लेंथी टॉपिक है पहली चीज, और आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। किस क्रम में? देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा, और अगर हम रीट सिलेबस की बात करें तो एक निश्चित काल अवधि दे रखी है हमें 1885 से लगा करके 1947 तक की जो अवधि रहेगी, उस अवधि में घटित होने वाली वे सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका संबंध भारत या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से है। काफी सारी संस्थाओं का निर्माण होता है, काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, काफी व्यक्तित्व उभर करके आते हैं, काफी क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो हैं उनकी कुर्बानी या उनका बलिदान यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करेंगे हम गांधी युग के रूप में, जो अंत में भारत की आजादी से परिणत होता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में प्रयास यही रहेगा कि इसी प्लेटफॉर्म से वो सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा दूं कि आपको ये टॉपिक और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता न रहे। देखिएगा, तो सबसे पहले यहां पर इस शब्द को पकड़ते हैं हम, राष्ट्रीय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राष्ट्रीय? राष्ट्रीय क्या है? तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रवाद, क्योंकि देखिएगा 1857 का वीडियो आ चुका है और उस वीडियो को आपने, जैसा मैं आशा कर रहा हूं आपने देखा होगा, काफी कंटेंट्स उसमें अच्छे से लेकर के आया था मैं। तो 1857 का जो विद्रोह रहा उसे 1857 की क्रांति और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वी.डी. सावरकर 1908 में अपनी पुस्तक समान शीर्षक से, वही उनका शीर्षक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो वहां हमने देखा कि काफी सारे विद्वान, यूरोपीय विद्वान भी देखते हैं, भारतीय विद्वान भी देखते हैं कि उसे कोई तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा देता है, कोई धर्म यानी कि धर्मांध लोगों का सभ्य लोगों से, काफी सारे जगह पर बर्बर लोगों का सभ्य लोगों से, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हमने देखी। तो कोई भी आंदोलन इस पीरियड से पहले राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय जो कहते हैं अपनी पहचान नहीं बना पाया। तो ऐसी क्या विशेषता रही इस पीरियड में, इस काल के अंदर, वही यहां हम समझेंगे। देखिएगा, राष्ट्रवाद शब्द तो इसका सीधा सीधा संबंध हम यूरोप से लेते हैं, क्योंकि यूरोप ही वह महाद्वीप है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद का मतलब एक भावना है, राष्ट्रवाद एक विचार है। जब किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का जन समूह किसी उस निश्चित भाग के लिए एक अपनत्व का भाव, उसके लिए कुछ करने का भाव जब उनके मन में प्रकट होता है, वही राष्ट्रवाद है। मैं अपने देश के सम्मान के लिए ये करता हूं, ये नहीं कर सकता, या ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो सीधा सीधा ताल्लुक है राष्ट्रवाद से कि देश के प्रति। और देश की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, एक भूभाग की बात कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद जब भारत में पैदा हुआ उस पीरियड के अंदर, उस समय को अगर हम देखें तो वो समय कौन सा रहता है? वो समय रहता है साहब, ये देखिएगा 1885, यानी कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल। 19वीं शताब्दी
का लास्ट का जो 1/4 भाग है वही भाग भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कह दीजिए, उसका प्रचार प्रसार कह दीजिए। ऐसी कई सारी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे काफी सारे व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं जो भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद पैदा होने और उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण रहे उसको एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। सिर्फ देखिएगा, उसी पीरियड के अंदर भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार का दौर चल रहा था। धार्मिक और सामाजिक सुधार, जिसके अंदर मुख्य रूप से देखेंगे हम अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय, जो हमारा लास्ट जो टॉपिक रहता है वो यही रहेगा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार, जिसके अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सामाजिक और धार्मिक सुधार भी वह कारण था जिसने राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उसके बाद में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, राजा राम मोहन राय का नाम दोबारा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और वे काफी सारी पाश्चात्य भाषाओं के ज्ञाता थे। और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विश्व के अन्य घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों विशेषकर से रूबरू होने में सक्षम बन पाता है और उसे पता चलता है कि विश्व के अन्य भागों में क्या चल रहा था या वर्तमान में क्या चल रहा है। और उसको हम अपने देश के संदर्भ में जब कनेक्ट करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को अन्य देशों से या विश्व के अन्य भागों से काफी पिछड़ा मानते हैं, पिछड़ा पाते हैं। तो इसी क्रम में ये देखिएगा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, उसके अलावा प्रेस की भूमिका, समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को एक प्रबलता प्रदान की। उसके बाद में संचार साधन, जिसमें हम रेल को भी जोड़ सकते हैं। रेल भी वो एक माध्यम रहा जहां से लोगों का आवागमन देश के कोने कोने तक संभव हो पाया और लोग नए नए विचारों से जानकारी उनके पास पहुंच पाई। उसके अलावा आर्थिक नीतियां जो रही है ब्रिटिश शासन की, आर्थिक नीतियां वे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, क्योंकि लोगों की समस्या एक है साहब, किसानों की, भारत के किसी भी कोने के किसानों सबकी समस्या एक है। और जब समान समस्या के लोग एक जगह मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जब लक्ष्य समान है तो उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो मेथड होंगे, क्रिया विधियां होंगी, वो भी समान ही होंगी। देखिएगा उसके अलावा एक नाम निकल करके आता है लॉर्ड लिटन का, और लिटन के काल में ऐसे कई क्रांतिकारी परिवर्तन उसने करने का प्रयास किया जो भारत के राष्ट्रवाद उदय के लिए बहुत प्रभावी कारण साबित हुए। जैसे कि 1878 के अंदर 2 एक्ट लेकर के आया था ये, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए, आर्म्स एक्ट, यानी कि इस प्रकार का आर्म्स एक्ट लेके आया जिसमें भारतीय लोगों के लिए हथियार रखना एक प्रकार से असंभव सा हो गया। उसके बाद में आईसीएस की, ये सब लिटन से रिलेटेड है, आईसीएस की जो परीक्षा है उसमें आयु सीमा को कम कर देना, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को जागृत कर रहा है, पैदा कर रहा है। देखिएगा उसके बाद में दिल्ली दरबार, ये कुछ ऐसी घटना है, एक तरफ देश भूखे मर रहा है, एक तरफ देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है और दूसरी तरफ आप भव्य आयोजन कर रहे हैं सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, झूठी। तो वहां ये बात स्पष्ट हो गई भारतीयों के जहन में कि अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोगों के दुख तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। इसी क्रम में एक और बात करूंगा, एक प्रयास तो रहा सकारात्मकता को लेकर के, लेकिन वो जब विरोध होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो वो भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक कारण के रूप में सामने आता है, और वो है इल्बर्ट बिल। बिल्कुल साहब, इल्बर्ट बिल, जिसका संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल का संबंध है लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड रिपन से इसका संबंध है। और इल्बर्ट बिल क्या था, काफी लोगों को जानकारी होगी कि एक इस प्रकार का बिल लाया गया या प्रस्तावित किया गया जिसके अंदर भारतीय जजों को भी विदेशी, विशेष तौर से अंग्रेज जो थे, उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी न्यायिक व्यवस्था में समानता लाने का एक अच्छा मानस बनता है, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लेकिन इसका विरोध करते हैं अंग्रेज, ठीक है ना साहब। तो इस वजह से ये इल्बर्ट बिल पारित नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भारतीय न्याय व्यवस्था में लाने वाली समानता, या जो समानता आने वाली थी उसके बीच में एक रोड़ा, तो वो भी भारतीय लोगों के मन में असंतोष का भाव पैदा कर देता है। चलिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण जो कारण रहे हैं राष्ट्रवाद के उदय में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका
धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का और प्रेस का, बिल्कुल प्रेस यानी कि समाचार पत्रों का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो वो भी आपका राजा राममोहन राय है। देखिएगा, एक व्यक्ति है विद्वान रैमजे मैकडोनाल्ड, और इनकी अकेले की ऐसी सोच नहीं है, काफी सारे यूरोपीय और विदेशी जो थे, अंग्रेज थे, उनकी सोच यही थी कि भारत के लोगों के पास में जो बौद्धिक ज्ञान आया है, राजनीतिक चेतना जो आई है, ये हमारी देन है। यानी कि भारतीय लोगों का जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं हमारी देन है, क्योंकि आप तो सभ्य थे ही नहीं, आपको सभ्य तो हमने बनाया है। इसलिए आज जो आप राजनीतिक जो बुद्धिमत्ता की बातें चल रही हैं आपके जहन में, और जो ये एक पूरा सा एक सिस्टम तैयार हो रहा है, वो हमारी देन है। हमारे संपर्क में आने के बाद, यानी उन्होंने भारतीय लोगों की राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक जो दूरदर्शिता है या दृष्टि है, उसको क्या कहा है, वो ब्रिटिश लोगों की संतान बताया है। देखिएगा, आगे बात करूंगा मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों की। देखिएगा, बहुत लंबा पीरियड रहता है 85 से लगा करके 1947 का, तो इसे हम आसानी के लिए और सुविधा के लिए 3 अलग अलग चरणों में बांट करके देखें, बहुत इजी रहेगा। प्रथम चरण, जिसका काल यहां निर्धारित करते हैं हम 1885 से लगा करके 1905 तक का काल, जिसको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है उदारवादी राष्ट्रवाद का काल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नेता जुड़ते हैं वो सब उदारवादी विचारों से, और उदारवादी नहीं और अति उदारवादी भी कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे कुछ नाम जो यहां निकल करके आते हैं, अति उदारवादी। उनको ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में बहुत अधिक विश्वास था, और उन्होंने कहीं पर भी अपनी नीतियों में ये चीज स्पष्ट नहीं की कि हमें स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब वो अंग्रेजों का सानिध्य तो प्राप्त करना चाहते थे और उसी में उनको कुछ अधिकार मिल जाए। तो इसीलिए जो हमारे गरम दल के और क्रांतिकारी स्वभाव के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने कहा कि साहब आप तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की जो है तकनीक अपना रहे, आप तो भीख मांग रहे हो। इनकी पॉलिसी क्या थी उदारवादियों की? प्रार्थना पत्र लिखो, हमें ये चाहिए, अनुनय विनय करो, हमें ये चाहिए, ये दे दो। तो ये तो एक प्रकार से उनकी सोच में ये भिक्षावृत्ति थी, और मैं आगे क्लियर भी करूंगा किस किसने स्पष्ट रूप में कौन कौन से वक्तव्यों का प्रयोग किया है। चलिएगा, उदारवादी चरण या प्रथम चरण, जिसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख नेता हैं। तो दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी, जो कि धन निष्कासन से जिनका प्रगाढ़ संबंध है, पहले व्यक्ति धन निष्कासन की ओर ध्यान आकर्षित करवाने वाले, और जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को अगर किसी ने व्यक्ति ने हाईलाइट किया है तो वो है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले को कभी पढ़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गोखले को पढ़ रहे हैं या महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए शुरुआती दौर में कांग्रेस से अलग रहते हैं ये, लेकिन आगे चल करके 1886 में ये अपने द्वारा बनाया गया एक संघ होता है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कांग्रेस से पहले बना हुआ एक संघ है, और इसका विलय कर देते हैं किसमें? कांग्रेस के अंदर। ठीक है साहब। उसके बाद में फिरोज शाह मेहता, और एक व्यक्ति जिनका नाम मैं वापस बताऊं आपको, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। निश्चित तौर पर आपको पता ही होगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं, पहले अध्यक्ष के रूप में इनको जानते हैं हम। चलिएगा, अब बात करेंगे हम उस महत्वपूर्ण घटना की जिसने एक नया आयाम प्रदान किया भारतीय राजनीति को। 1885 से पहले जो भी स्थितियां रही हैं भारत में राजनीतिक आधार पर, वो संगठित स्थितियां नहीं रही हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी इसलिए चिंतित थी कि साहब दोबारा अगर किसी प्रकार का कोई संघर्ष का जो सिचुएशन क्रिएट होती है या स्थिति बनती है, तो हम ब्रिटिश सरकार उसको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तो वहां उन्होंने एक उसका बीच का रास्ता निकाला है। देखिएगा, 1885 की महत्वपूर्ण घटना, जहां से निश्चित तौर पर प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग स्तर के एग्जामों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने जब आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तो उसी में मैंने आपको बताया था परिणाम के स्वरूप। तो देखिएगा, यहाँ जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के अंदर एक संस्था का स्थापना होती है, गठन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके संस्थापक माने जाते हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिनका संबंध देखें तो स्कॉटलैंड के हैं ये, और एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। और डफरिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि एक ऐसी संस्था भारतीय लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए जो अपनी बात, भारतीय लोगों की बात एक माध्यम मिल जाए और वो ब्रिटिश सरकार तक कांग्रेस के माध्यम से पहुंचे, तो 1857 का जो विद्रोह है उस तरह की स्थिति दोबारा न देखनी पड़े। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंग्रेजों की नजर में ये क्या था, तो ये एक सेफ्टी वॉल्व है। अंग्रेजों ने कांग्रेस को अस्तित्व में लाने के पीछे जो उनकी मंशा है, एक सेफ्टी वॉल्व, एक्स्ट्रा भाप बाहर निकल जाए, यानी कि जो संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय लोगों के मन से, मस्तिष्क से उन चीजों को निकाल दें और उस बात को हम सीधे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। देखिएगा यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जब A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तो इसका नाम कुछ और था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह ये थी इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसे जो ये कांग्रेस नाम दिया है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रदत्त है। दादा भाई ने इसे क्या नाम दिया? इसे नाम दिया है कांग्रेस। और कांग्रेस का तात्पर्य क्या होता है? लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो ये कांग्रेस शब्द किसने दिया है? तो निश्चित तौर पर देखिएगा काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड और कुछ बातें। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की पहली बैठक जो प्रस्तावित थी पूना के अंदर, लेकिन पूना में कहीं कहीं पर बताते हैं प्लेग और कहीं बताते हैं अकाल। ये कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वहां पर बैठक न होकर के बैठक का आयोजन होता है बंबई में। और बंबई के अंदर कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। लेकिन यहां से इस बैठक से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल करके आता है? इस बैठक के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और महासचिव जो हैं, जो सबसे अधिक लंबे समय तक महासचिव पद पर रहे, वही जो इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। ये पहले महासचिव और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। गोकुलदास तेजपाल बंबई संस्कृत विद्यालय के अंदर इसका आयोजन होता है। और पूना में क्यों पोस्टपोन किया या वहां से क्यों स्थगित किया? क्योंकि वहां अकाल की स्थिति है या प्लेग की स्थिति है। चलिएगा इस पहली बैठक के अंदर जो सदस्य उपस्थित हुए उनकी संख्या मात्र 72 है, 72 सदस्य। और वो भी कौन है? पढ़े लिखे यानी शिक्षित वर्ग के लोग, शिक्षित और पढ़े लिखे लोग। तो यहीं से एक जो हम देख लेते हैं किसी का महत्वपूर्ण जो इस कांग्रेस के संदर्भ में, इस पहली बैठक के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में उनका विचार क्या है, और वो हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन क्या कहते हैं? ये भारत की जनता का अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व, क्योंकि पहली जो बैठक है उसमें सदस्यों की संख्या आप देख करके पता कर सकते हैं। भारत जैसे एक बड़े देश के अंदर संख्या कितनी है सदस्यों की? मात्र 72। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई, कहां हुई और उसमें कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे, ये पहली बैठक से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए। देखिएगा आगे बात करूंगा मैं कुछ अन्य लोगों की जिन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में अपने विचार किस प्रकार से दिए हैं। देखिएगा अधिकांश भारतीयों को लगता था कि कांग्रेस जो संस्था बनी है ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई है। तो मुख्य रूप से तत्कालीन जितने भी राष्ट्रवादी लोग रहे हैं भारत के अंदर, वो कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण या नजरिया कुछ अलग तरह का था। और विशेष करके जो उग्रवादी विचार रखते थे, उग्र विचार या जिनको हम गरम दल कह सकते हैं, उन राष्ट्रवादी नेताओं के विचार कांग्रेस के बारे में क्या है? कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार तो एक सुरक्षा वॉल के दृष्टिकोण से देख रही थी, लेकिन यहां देखिएगा स्टार्टिंग में अंग्रेजों की नीतियां जो रही ना, वो कांग्रेस के प्रति बहुत हम्बल रही है। क्योंकि इसका उदाहरण हमें मिलता है 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था,
कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता के अंदर जहां अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, ये मैं बैठक वाला पूरा एक चार्ट बताऊंगा आपको। तो तब क्या होता है कि इस बैठक के बाद में लॉर्ड डफरिन द्वारा जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, लगभग 434 सदस्य उपस्थित होते हैं, उन्हें उद्यान भोज के लिए एक प्रकार से डिनर दिया है, उद्यान भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी कांग्रेस बहुत ज्यादा हम्बल है कांग्रेस के, सॉरी ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति। लेकिन जो काल आता है 87 का, 1887 के बाद कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल जाता है और सबसे ज्यादा कांग्रेस से जिसकी नहीं पटती थी, जो पसंद नहीं करता था, वो था लॉर्ड कर्जन। और कांग्रेस के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है अस्थिरता के दौर में और मेरी एक दिली तमन्ना है कि साहब मैं इसको मरते हुए देखूं। ये वक्तव्य किसका है? लॉर्ड कर्जन का। किसके संदर्भ में? कांग्रेस के संदर्भ में। देखिएगा तो यहां देखिएगा डफरिन ने उद्यान भोज दिया। फिर बात करूंगा तिलक की, बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल या गरम दल के खेमे से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि साहब ये तो एक भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस को क्या कहा? भीख मांगने वाली संस्था। और इन्हीं से संदर्भ एक व्यक्ति और जो इनके विचारों से रखते हैं ताल्लुक, वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने क्या कहा है कि साहब ये तो एक याचना केंद्र है। यानी ये कैसी संस्था है? याचना करने वाली संस्था, याचना केंद्र या याचना संस्था। किसने कहा कांग्रेस को? अरविंद घोष ने। तो देखिएगा डफरिन ने क्या कहा, मैंने बता ही दिया। और देखिएगा उसके बाद में एक और व्यक्ति का नाम यहां निकल करके आता है, अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त, उन्होंने कांग्रेस के जो ये अधिवेशन होते थे, बैठकें होती थी, उसके संदर्भ में कहा कि साहब ये कुछ नहीं है, ये तो साहब 3 दिन का तमाशा है। तो काफी सारे और भी वक्तव्य निकल करके आते हैं। कोई कहता है कि साहब ये अधिवेशन है, ये तो उस मेंढक की टरटराहट के समान है जो बारिश आने पर टरटराते हैं। यानी साल में एक बार ये कांग्रेसी लोग इकट्ठा होते हैं और बेफिजूल की बातें करते हैं जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। चलिएगा आगे बात करूंगा 1886 में ही, जब A.O. ह्यूम जो भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे और लॉर्ड डफरिन जो हैं उनको ये बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। लॉर्ड डफरिन ने अब A.O. ह्यूम के प्रति अपनी नीतियां स्पष्ट कर दी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं A.O. ह्यूम, और भारत के होम रूल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। ग्राम शासन कह सकते हैं, घर का शासन, होम रूल, ठीक है ना। तो वहां पर वो डफरिन जो है वो A.O. ह्यूम के लिए क्या कहते हैं कि ये तो पागल है, ये तो बेईमान है, ये तो धूर्त व्यक्ति है। A.O. ह्यूम के प्रति ये भाव कब आते हैं? 1886 के अंदर। और धूर्त और बेईमान की संज्ञा दी जाती है किसे? A.O. ह्यूम को। यानी कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियां, देखो होना ही है, अपने फायदे के लिए बनाई गई संस्था, और फायदा अब किसको मिल रहा है? भारतीय राष्ट्रवादियों को। एक बदकिस्मती रही है और हमारे लिए खुशकिस्मती रही है कि कांग्रेस की स्थापना होती है और भारत के राष्ट्रवादी नेता उसमें दिनों दिन जुड़ते चले जाते हैं। वो अलग चीज है, मतभेद है नरम और गरम का, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भारत की आजादी। चलिएगा अब बात करूंगा एक और अन्य व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बड़े एग्जाम के लिए, चार्ल्स ब्रैडला। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होता है साहब। 1889 बंबई का अधिवेशन है, इसमें उपस्थित हुआ है ये। और वहां पर ये 89 में उपस्थित होने के बाद में कहां से आया है? ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रतिनिधि के रूप में, और भारतीय राजनीति में इसका भी इंटरेस्ट, और भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट के कारण उस बंबई अधिवेशन के अंदर, बंबई के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा कुछ मांगे रखी जाती है, उस मांगों का एक प्रारूप तैयार करके ब्रिटिश संसद में पेश कर देता है। तो ब्रिटिश संसद इस चीज को पसंद करती नहीं है। तो ब्रिटिश संसद में ये जो व्यक्ति उपस्थित होता है जब भी, इसको कहते हैं कि साहब ये इंग्लैंड का नहीं है, ये तो यहाँ इंग्लैंड की संसद में भारत का एक सदस्य है। तो चार्ल्स ब्रैडला इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय लोगों के पक्ष में, और इंग्लैंड की संसद के द्वारा भारत के सदस्य के रूप में इसे संबोधित किया जाता है। ये सारे फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, न केवल रीट में, आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो का हमारा भाव यही है कि इस वीडियो को देख लो और कहीं किसी और चीज को देखने की आवश्यकता न पड़े। चलिएगा अब बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से होने वाले उन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की और उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही। सबसे पहले बात करूंगा प्रथम अधिवेशन की, 1885। कहां पर हुआ मैंने बता ही दिया है,
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई के अंदर, पूना में होना था, प्लेग या अकाल के कारण इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर कहां पर हुआ, तो बंबई के अंदर। इसमें कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए, मात्र 72 सदस्य, और अध्यक्षता किसने की, WC बनर्जी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। और महासचिव कौन है, तो A.O. ह्यूम, जो बहुत लंबे समय तक सचिव के पद पर रहते हैं। अगला होता है साहब 1886 के अंदर। ये अधिवेशन कहां हुआ है, ये कलकत्ता में हुआ है साहब, और यहां पर 434 सदस्यों ने भाग लिया है। अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी से संबंधित बात बता दूं, ये भारत के पहले सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष, जो पारसी समुदाय से है, पारसी समुदाय से। और कांग्रेस की सर्व अधिवेशनों की सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले 2 व्यक्तियों में इनका नाम भी शामिल है। पहले तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, जिनके द्वारा 1893 के अंदर और एक अगला होता है 1906 के अंदर, इन दोनों अधिवेशनों में भी ये अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ 1906 में देख लेते हैं, ये कलकत्ता में ही होता है, और इस अधिवेशन के अंदर पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वराज्य शब्द। तो यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया 1893, 1886 और 1906, यानी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। चलिएगा 1887, सारे नहीं लिखवाऊंगा अधिवेशन, जितने हैं सारे नहीं बताऊंगा, वो ही बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध 4 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सदस्य संख्या को लेकर के। 1887 का अधिवेशन जो है मद्रास में होता है, और मद्रास के अंदर इसमें सदस्यों की संख्या रहती है 607। देखिएगा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। और यहां अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम मेंबर या राष्ट्रवादी नेता, और उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम हैं, वो पहले पारसी हैं, ये पहले मुस्लिम हैं, ये प्रथम हैं, ना मुस्लिम ना पारसी ना हिंदू, मतलब पहले अध्यक्ष कौन है, तो WC बनर्जी। चौथे की बात करूंगा, 1888 में होता है, और इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद, इसकी अध्यक्षता किसने की है, सदस्य संख्या देख लेते हैं 1248। दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सदस्य, बिल्कुल कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। और यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज ने की है, अंग्रेज द्वारा। प्रथम अंग्रेज जिसने अध्यक्षता की है जॉर्ज यूल। देखिएगा चारों से इंपॉर्टेंट, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है साहब। इसके बाद में सदस्य संख्या यहाँ 4 तक ही हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करूंगा मैं अगले अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण है, 1996 का कांग्रेस अधिवेशन। देखिएगा 1996 का कांग्रेस अधिवेशन 1996, देखिएगा ये अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में ही है। सॉरी, थोड़ा सा हो गया है, मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। 1896, ठीक है ना, क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हाँ 96 में भी हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आजादी के बाद की बात है। बिल्कुल, यहां पर मेरा वापस रिमाइंड करवाने के लिए धन्यवाद। 1896 के अंदर ये जो अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता। ऑनलाइन क्लासेस का यही एक प्रॉब्लम रहता है, ऑफलाइन से थोड़ा सा हटके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सामने से कुछ नहीं आता है ना स्टूडेंट की तरफ से, और सभी रीड के स्टूडेंट है, तो निश्चित तौर पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मैं नहीं मानता हूं कि सीरियसली लेंगे, कि मिस्टेक हो जाती है। चलेगा 1896 कलकत्ता के अंदर जो ये अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्षता है रहीमतुल्ला, और इसकी खासियत यह है कि यहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। फिर बात करेंगे 1899 के अधिवेशन की। कहां होता है, लखनऊ में होता है, और लखनऊ में होता है, विशेषता क्या है, RC दत्त। बिल्कुल, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की पहली पुस्तक, अर्थशास्त्री, भारत का अर्थशास्त्रीय या आर्थिक क्षेत्र का इतिहास लिखने का शेष रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त ये अध्यक्षता करते हैं। 1905 का जो अधिवेशन होता है वो वाराणसी में है,
और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कब हुआ है 1905, और 1905 में महत्वपूर्ण घटना होती है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ 1905 के वाराणसी के अधिवेशन के अंदर उस बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन चला जाता है जिसको हम स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन भी कह सकते हैं, बंग भंग आंदोलन। तो ये यहीं पर तय होती है रणनीति, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा 1907 का अधिवेशन जो सूरत में है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। ये वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, बिल्कुल। और उसके बाद वे जापान चले जाते हैं रास बिहारी बोस। चलिएगा रास बिहारी बोस। यहां पर प्रमुख घटना क्या है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम और गरम दल। दो प्रकार के पार्टीशन यहां निकल करके आते हैं। एक तो वे जो उदारवादी विचारों से प्रेरित है, दूसरे वे जो क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित हैं। चलिएगा फिर बात करेंगे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता, और ये कलकत्ता अधिवेशन जो है दुष्यंत नारायण धर, सॉरी विशन नारायण धर की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है। और इसके अंदर पहली बार जन गण मन गाया जाता है, जन गण मन। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया है? कलकत्ता अधिवेशन 1896, 1911 कलकत्ता। वही सिर्फ अध्यक्ष बदले हैं विशन नारायण धर, और पहली बार जनगण मन गाया जाता है। उसके बाद में बात करूंगा 1916 की। 1916 जिसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो नाराज होकर चले गए उन्हें पुनः शामिल किया जाए। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है साहब आपकी अंबिका चरण मजूमदार। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर दो तरह से समझौता है। लीग यानी कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस में समाहित होना या कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है, और दूसरा है नरम प्लस गरम, यानी कि कांग्रेस के भी दोनों खेमे एक हो जाते हैं। और विशेष बात यहां से निकल करके आती है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। इसी अधिवेशन के दौरान लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, मुस्लिम लीग और नरम गरम दल दोनों का यहां पर कांग्रेस के अंदर समायोजन हो जाता है। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, चूक गया था ये नहीं है, लेकिन क्रमबद्धता से चल रहे थे, अब बीच में से निकाल करके लाता हूं। इंपॉर्टेंट किस दृष्टिकोण से आप देख लीजिएगा। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, 1907 का जो कलकत्ता में होता है, 1907 नहीं है वो, 1917 ही है, बिल्कुल क्रमबद्धता से ही चल रहा हूं मैं। 1917 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, जो कलकत्ता में होता है, और इसकी जो अध्यक्षा है वो है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है, आयरिश मूल की महिला है भारत के अंदर, बिल्कुल। होम रूल लीग मद्रास में स्थापना होती है इनके द्वारा, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के अंदर भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से वैदिक सभ्यता और संस्कृति में प्रगाढ़ आस्था इनकी है। एनी बिसेंट, होम रूल से इनका संबंध है। प्रथम महिला कह दीजिए आप, प्रथम विदेशी महिला भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष है वो तो आपकी सरोजिनी नायडू है। चलिएगा, यहां कुछ ऐसी चीजें और जोड़ करके मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक वीडियो के अंदर ये पहला जो चरण है हमारा धन निष्कासन, ये भी घटना इसी चरण में हुई थी, जिसको सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी और दूसरे व्यक्ति हैं R.C. दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखिएगा हमने क्या प्रयास किया है पहले चरण को जानने का। पहले चरण में इंपॉर्टेंट चीजें यही निकल करके आती हैं कि साहब पहला चरण जो है उसका काल 1885 से 1905 का जो बंगाल विभाजन है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसी घटना है जिसमें भारतीय राजनीति का जो भारतीय लोगों का जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से बदल जाता है। 1905 से लगा करके 1919 की घटनाएं हम देखेंगे द्वितीय चरण में, जिसे भारतीय राजनीति में एक नए आयाम के रूप में देखा जाता है। उग्रवादी विचारधारा का युग कह सकते हैं हम। काफी सारी क्रांतिकारी घटनाएं वहां पर होती है। पहली क्रांतिकारी कहां हुई, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरे चरण के अंदर प्रयास रखूंगा कि पूरा का पूरा एक चरण एक वीडियो में मैं समाहित कर लूं। यहां कांग्रेस महत्वपूर्ण था, उसके अलावा प्रथम चरण के अंदर ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है। याचना की राजनीति करते थे, अनुनय विनय की राजनीति करते थे, ब्रिटिश न्याय प्रियता में उनका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। प्रमुख नेता कौन कौन है तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उसके बाद फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी। तो चलिएगा, कोशिश की है आप लोग इस वीडियो को देखें पूरा और लाइक करें, शेयर करें, कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहें। मिशन वही लेके चल रहा हूं, मिशन रीड। कोशिश वही रहेगी कि आप सभी इस एग्जाम को अच्छी तरह से न केवल क्लियर करें, अपनी जॉब के लिए सेलेक्ट हो। इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।